हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 14 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल डिस्कस करता है जरावा ट्राइब का सेंसस करने के लिए। जो अंडमान निकोबार में ट्राइब्स हैं, 2027 में जो सेंसस होगा तो उसमें इन ट्राइब्स को भी इंक्लूजन की बात करता है। इसमें आपको डिस्कस करूंगा कौन कौन सी ट्राइब यहाँ पे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, कौन सी कमीशन के द्वारा ये दी, क्योंकि आर्टिकल छोटा सा ही है, मतलब इसमें सिर्फ डिस्कस किया है कि सेंसस में इनका इंक्लूजन होगा, लेकिन हमारे रेलेवेंट और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको शो करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्टिकल से कैसे कीवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और एग्जैक्ट सोर्स भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से किस तरीके से उठाती है यूपीएससी। ठीक है, इससे कनेक्टेड जो मेंस में जीएस 1 2016 में सवाल आया था, दैट इज व्हाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर्ड टू एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, कनेक्टेड आर्टिकल है। इंडिकेट द मेजर प्रोविजन एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ओके, हर एक क्वेश्चन जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम से उसका मॉडल आंसर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड आर्टिकल बात करता है यूथ एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग क्राइसिस जो इंडिया में चल रही है, कि कितने यूथ्स करंटली अनएम्प्लॉयड हैं और इन फ्यूचर और कितने अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, क्यों, ड्यू टू स्किल क्राइसिस या फिर टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट ना होने के कारण। ठीक है, ये जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। इससे कनेक्टेड जो 2023 जीएस 3 में सवाल आया था वो है मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि आपको कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छे से समझ में आए कि जो आर्टिकल है उससे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, और उस आर्टिकल से आप किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। थर्ड आर्टिकल बात करता है कि इंडिया की कार्बन क्रेडिट मार्केट के ऊपर। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट टॉपिक है ये। उसमें जो 2014 में सवाल आया था वो आप एक बार पढ़िए। परस्यूट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अंडर UNFCCC बी मेंटेन। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको UNFCCC से कनेक्टेड चीज़ें समझाई थी कि कैसे UNFCCC का रेलेवेंस है। फिर मैंने आपको बताया था कैसे आपका ये UNFCCC आया था, अर्थ समिट हुई थी, फिर कैसे आपका कॉप की समिट्स हो रही हैं जो अभी ब्राज़ील में होने के लिए पेंडिंग है, कौन कौन सी क्राइसिस फिर आपको मैंने समझाया था, बॉर्न क्लाइमेट क्राइसिस जो चल रही है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस आर्टिकल में इंटरलिंक करके समझा दिया था। ठीक है, उसी से कनेक्टेड ये आपका क्वेश्चन है। फिर फोर्थ आर्टिकल डिस्कस करता है आपका डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स जो होते हैं उनको दोबारा रीथिंक करने की बात करता है। उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कैसे हम अभी भी अच्छे से ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स को नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर डिस्कशन होता है। ठीक है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। उससे कनेक्टेड 3 2018 में जो सवाल आया था वो था डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, एज रिलेवेंट टू एनवायरमेंट, एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग वाइटल वाइल प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। ठीक है, आप देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर जो क्वेश्चंस आप देखते हैं उस क्वेश्चंस में प्रीवियस जो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा उसके की पॉइंट्स यूज होंगे। कभी भी एक आर्टिकल से आप कंप्लीट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बहुत रेयर ऐसा होगा कि पूरा का पूरा एज इट इज़ आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो आर्टिकल के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। हमेशा एक ही चीज़ हाईलाइट करता हूँ, अपना आप एक टारगेट रखो, वो है PYQ और सिलेबस। PYQ प्लस सिलेबस इज़ लाइक बाइबल गीता फॉर यू। अगर आपने ये दो चीज़ अपने साथ रखी हुई है तो आपको ये डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएगी। जो करंटली तो इंटरनेट पे और पूरा का पूरा पूरी इंडस्ट्री में एक ही चीज़ फैली है, ये पढ़ो वो पढ़ो, कौन सबसे डिफ़िकल्ट बना सकता है, इतना कुछ भी नहीं है। आप जितना कनेक्टेड रहोगे इन दोनों चीज़ों से, आपकी प्रिपरेशन उतनी सिस्टमैटिक होगी। और हमेशा PYQ को सॉल्व करिए, मैं बार बार बोलता हूँ, इसीलिए मैंने PYQ की सीरीज़ भी स्टार्ट की है। कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन 2019 का डिस्कस किया था, जिसमें जागीरदार और ज़मींदार पे डिस्कशन बहुत ही डिटेल में किया था। उसके बाद की वीडियोस में कोशिश करूंगा विद इन 5 to 10 मिनट्स के हों, जिससे आप एक क्वेश्चन को होलिस्टिकली समझ पाओ। ठीक है, फोकस हमेशा करिए PYQs पे। मॉक टेस्ट जो डिफरेंट कोचिंग के होते हैं उसमें
ऐसा टारगेट होता है, कौन सबसे डिफिकल्ट बना पाएगा, ठीक है। जो सबसे डिफिकल्ट बनाएगा क्वेश्चन को तो बच्चे उससे और डरेंगे, कहेंगे नहीं नहीं डर रहे हो और हम तो आपको एडमिशन देते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है बहुत अच्छे से हमेशा। ज़रूरी नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, PYQ को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। लास्ट आर्टिकल बात करता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड माइग्रेंट वोटर्स का जो इशू है वो GS पेपर 1 एंड 2 के लिए रेलेवेंट है। इससे कनेक्टेड 2015 में सवाल आया था, डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डेकेड्स, ठीक है। ये पूरा इसका पैटर्न है, ठीक है। इसका ये जो PDF आप देख रहे हो करेंटली सामने, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी मैंने प्रोवाइड मैं कर दूंगा उस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। सॉरी। तो जो पहला आर्टिकल है वो GS पेपर 1 में रेलेवेंस रखता है विद रेफरेंस टू सोसाइटी, वहां पे जो ट्राइबल राइट्स होते हैं उसके लिए रेलेवेंट है। तो 2027 में सेंसस होना है, ठीक है। उस सेंसस में जो 6 मेन इंडिजिनस ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार की, उनको भी इंक्लूड करने की बात ऑफिशियल्स ने कही है। उन्होंने कहा है कि भाई ये डिफ़िकल्ट नहीं हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे वेलफेयर एफर्ट्स चला रखे हैं, तो ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो जो जैसे एग्जाम्पल में रत्ना चंद्रकर ने, जिन्होंने 1999 में जो मीसल्स आउटब्रेक हुआ था, उसमें जो जरावा ट्राइब है उनका हेल्थ और उनकी ट्रस्ट दोनों को इम्प्रोवाइज़ किया था, जिस वजह से आज हम इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। इसी को कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जिसमें हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिसमें लोगों को इमोशनल हेल्प मिलती है, फिजिकल हेल्प मिलती है, जो उनको प्रॉब्लम्स होती है उससे वो एक कनेक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। तो जरावा पॉपुलेशन की देखा बात की जाए तो वो 260 से 1998 में ये थी, फिर वो 647 हो चुकी है। कैसे? ड्यू टू प्रोएक्टिव हेल्थ केयर, और हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम इंट्रूजन किया। हम ये नहीं होता कि हमें चलो भैया हम भी देखते हैं क्या करो, हम उसमें इंट्रूजन नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगर निकोबारीज को हटा दें तो जितनी भी ट्राइब्स हैं वो सारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। और हम लोग कैसे इस चीज़ को मतलब कैसे काउंट करते हैं, तो गवर्नमेंट सैटेलाइट इमेजरी को यूज़ करती है। सैटेलाइट में आपको दिमाग में तुरंत आ जाए सैटेलाइट से कैसे गवर्नमेंट मॉनिटर करती होगी, ठीक है। और उससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है पॉपुलेशन के साथ वो नहीं करते हैं हम उतना ज़्यादा, और जितना हम हो सकता है हम कोशिश करते हैं हम दूर दूर से चीज़ें कर लें। अगर कांटेक्ट करना भी है तो हम उस चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ ले जाते हैं, कभी ये नहीं उनको फील होने देते हैं कि भैया हम आपकी काउंटिंग कर रहे हैं। दिल फील वेरी स्केयर्ड फॉर दैट थिंग, ठीक है। अब इंटरवेंशन मिनिमल है ताकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो प्रोटेक्ट की जा सके, साथ ही साथ उनकी मेडिकल केयर भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनका जो लाइफ है और कल्चर है वो सिक्योर और प्रिजर्व किया जा सके। ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करता है। अब इस आर्टिकल में यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होगा नोटिस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और यहाँ पे लिखा है जनमन, ठीक है। दो चीज़ें। अब कभी देखो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए चीज़ें उठना स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपने आर्टिकल पढ़ा, इसमें से ऐसा नहीं है कोई एक पॉइंट से सवाल उठेगा, लेकिन हाँ इसमें एक स्पेसिफिक नाउन लिखा हुआ है, उस नाउन से कनेक्टेड चीज़ें प्रीवियसली उठाई गई थी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। PVTG reside in 18 states and 1 union territory. Okay, a stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG. There are 95 PVTG officially notified in India so far. Irula and Kodda Reddy tribes are included in the list of PVTG. ठीक है। अब देखिए क्या इसमें से इरुला कोंडा रेड्डी पे बात हुई है? नहीं। यहाँ पे बात किस पे की है इन लोगों ने? यहाँ पे बात कर रहे हैं जरावा ट्राइब के ऊपर, लेकिन यहाँ तो दूसरा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए थीम मैटर करता है। थीम क्या है? PVTG, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो उससे कनेक्टेड क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तब आप खुद ही इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसका सोर्स है 2019 का, देखिए क्वेश्चन है ये। तो 2019 में इससे कनेक्टेड आर्टिकल PIB में जो पब्लिश हुआ था, जिसमें वेलफेयर ऑफ PVTG के ऊपर डिस्कशन किया गया था, जहां पे उन्होंने खुद ही इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली लिखा था। द स्कीम कवर्स द 75 आइडेंटिफाइड PVTG इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार। खुद ही क्वेश्चन आप करो, दो स्टेटमेंट आपके बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो गए बस एक ही लाइन से, नोटिस करिए आप, है कि नहीं।
देयर आर 95, ऐसी गलत करते हैं जो परफेक्टली, उनको स्टेटमेंट को परफेक्टली रॉन्ग करना है, तो परफेक्टली रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि स्पेसिफिक डेटा दे दो, तो वो गलत हो जाएंगे। तो अक्सर स्पेसिफिक डेटा जो होते हैं वो गलत होते हैं, बट अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। तो देयर आर 95 नहीं बल्कि 75, तो ये गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ 3 है बाय डिफॉल्ट उसको गलत कर दो, आप अपने आप आंसर पे आ ही जाएंगे। लेकिन अगेन कभी अगर क्वेश्चन आज के समय ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 पे पूछा जाए, तब तो आपको 2 चाहिए ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस पेज में आपको ये नोटिस, जो उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई होती है वो नोटिस करना है। कल को अगर आप कोई दूसरा आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको नोटिस करना है कि कोई डेटा दिया हुआ है, क्योंकि उस डेटा पे खेल सकते हैं। उसका जो मेन इन्फो होगी, कोई थीम होगी, कोई स्कीम होगी किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, तो उसको वो ट्वीक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मातृत्व वंदना योजना, वो भी पीआईबी का था। मैटरनल हेल्थ बेनिफिट, वो भी वहीं से कनेक्टेड था। साइंस एंड टेक सेक्शन में जो डिफरेंट फर्टिलाइजर से कनेक्टेड आपका इशू करती है गवर्नमेंट, जो पब्लिकेशन करती है पीआईबी में, उससे कनेक्टेड सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं सून आपके ऊपर जो पीआईबी की समरी होती है मैं वो भी लाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक कनेक्टिविटी फील हो सके। मतलब इन शॉर्ट अभी आपको ये कनेक्टिविटी समझ में आ गई, आप इजीली सॉल्व कर लोगे इस चीज़ को, राइट। चलिए अब समझ लेते हैं, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी समझा दी, बट फिर भी समझते हैं थोड़ा सा पीवीटीजी के ऊपर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये 1975 में देभर कमीशन के ऊपर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये सब कैटेगरी होती है शेड्यूल्ड ट्राइब में। इसको एक तरीके से मोस्ट वल्नरेबल कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब के अंदर। जैसे आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सुना है, तो शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी एक और कैटेगरी बना दी, जिसे हमने कह दिया भाई ये तो है शेड्यूल ट्राइब, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये वल्नरेबल है, इससे भी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है, तो पीवीटीजी हो गए। इनके की फीचर्स क्या है? पहले तो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। आप नोटिस करिए, यही एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। ये नहीं है, अगर यहाँ लिखा होता इज द ओनली क्राइटेरिया तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन यहाँ लिखे इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया तो है ही ना, इतनी क्राइटेरिया जो 5 क्राइटेरिया है उसमें से वन ऑफ द क्राइटेरिया तो यही है ना। लो लिटरेसी भी दे सकते थे, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। कभी भी लिखा है वन ऑफ करके लिखा है, मतलब कईयों में से एक। अगर बोल दें ओनली तब वो स्टेटमेंट गलत होने के हाई चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हाँ, ये इसमें टोटल इंडिया में 75 हैं। उनका स्पेसिफिक मैंने आप मैप भी दे दिया, एक बार पढ़ लीजिए आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा भी गया है, कोंडा की, ये देखिए कोंडा से कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है ये चीज़। एक बार सिर्फ सस्ते निगाह से पढ़ लीजिए, या 1-2 बार आप डेली पढ़ लो इसको, 2-3 बार पढ़ोगे आपके दिमाग में कनेक्टिविटी हो जाएगी कि हाँ ये कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए फैक्ट्स इसमें अगेन ये आपको पहले बताया 75 हैं, 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं। लार्जेस्ट उड़ीसा में है, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मेंटेन करती है, और ये पीएम जनमन स्कीम के अंदर इनके ऊपर पर्टिकुलर फोकस किया जाता है। जैसे पीवीटीजी के ऊपर सवाल पूछा गया, तो अब क्वेश्चन ये भी है कि जनमन के ऊपर ही पूछा सकता है। ठीक है, तो जनमन स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 23 में लॉन्च किया गया था। ट्राइबल मिनिस्ट्री, टारगेट ग्रुप इनका कौन था? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? होलिस्टिक डेवलपमेंट करना इन पीवीटीजी कम्युनिटीज़ का, ताकि इन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हाउसिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके। तो एक बार इसको आप पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। 22 लाख पीवीटीजी पॉपुलेशन जो इतने 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैली हैं उनको कवर किया जाएगा। उनके जो रिमोट हैबिटेशन है उन पे काम किया जाएगा, और जो स्कीम्स, दूसरी स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, इन सब को इंक्लूड किया जाएगा। इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक पॉलिसी बनाई जाएगी, इंटीग्रेटेड फॉर्म में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे पीवीटीजीज हैं इनका भला हो सके। क्योंकि इसी से कनेक्टेड आपको तुरंत चीज़ें दिमाग में, ऐसा तो है नहीं पीवीटीजीज में जानवर रह तो ह्यूमन ही रह रहे, मेल फीमेल, तो जब फीमेल की बात होती है तो फीमेल को प्रॉब्लम्स भी तो होती है ना। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, जहां मैंने समझाया था फीमेल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो ये तो यहाँ पे भी हो रहा होगा। यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी तो नहीं है ना कि एक हॉस्पिटल बना हुआ है। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और अगर उस वुमेन की डेथ हो जाती है तो ड्यू टू प्रेगनेंसी, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है, अभी अगेन जो मैं चीज़ें
बोल रहा हूँ उसको आप क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर स्कीम्स फॉर पीवीटीजी। तो वहाँ पे एक चैलेंज आप ये डाल सकते हो, ड्यू टू रिमोट हैबिटेशन हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, और इस वजह से जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेटेड स्कीम्स होती हैं जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी जो होती है वुमेन्स की, उसको रोकने के लिए जो स्कीम्स हमने लॉन्च की है जननी सुरक्षा योजना, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 में क्वेश्चन आया था जननी सुरक्षा योजना से कनेक्टेड, जिसमें उन्होंने दिया था कि वो नियोनेटल को लेके स्कीम है, जो कि गलत है। वो स्पेसिफिकली केवल जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए बनाई गई थी। तो जो ट्राइब्स में पीवीटीजी में वुमेन रह रही हैं उनकी जो डेथ हो जाती होगी ड्यू टू प्रेगनेंसी, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है, पेन हो रहा है, जो बोलते हैं ना जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसके अंदर जो उनके सर्टेन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सब नहीं हो पाता होगा, जनरल चेकअप्स नहीं हो पाते होंगे। तो ये सारे क्या है चैलेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट को कैसे करना होगा, तो हमें एक ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन कैसे देना है कि वी नीड टू मेक अ पॉलिसी इन सच अ वे जिससे हमारी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए, साथ ही साथ वो जो लोग हैं पीवीटीजी में रह रहे हैं उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी प्रिजर्व हो सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंट्रूजन होगा तो लोग दिमाग लगाएंगे, वहाँ पे रिसोर्सेज रिच एरियाज होंगी, वहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे अपना सो कॉल प्रॉफिट मेकिंग एजेंडा चालू कर देंगे, तो इम्पैक्ट करेगा ये। ठीक है, CDS 2 2019 में सवाल आया था PM जनमन स्कीम, तो आपको कनेक्ट रखना है। देखो ये नहीं कह रहा कि आप CDS के सारे सवाल लो, अगर कुछ कनेक्टिव सवाल दिखते हैं तो मैं ज़रूर ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि चांसेस इसके बन सकते हैं UPSC में दूसरी तरीके से फेम करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ स्कीम लिटरेसी, इट इज़ अ स्कीम डीपनिंग डेमोक्रेसी पंचायती, स्कीम फॉर बेनिफिटिंग एवरी ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, इट इज़ अ स्कीम ऑफ बेनिफिटिंग माइग्रेंट वर्कर्स। तो मतलब 1, 2, 4 तो गलत ही हो गया, तो ये इट इज़ अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम। तो ये थर्ड इसका सही है। आई होप आप टॉपिक कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें क्या हुआ है, ये डिस्कस करता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एमिशन जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के उसको अनाउंस किया है। जो 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, उन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कितना कार्बन एमिशन होगा, कितना कार्बन एमिशन हमें रोकना है, वो टारगेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए अंडर CCTA, जिसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, उसके अंडर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया। तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि भाई साहब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सेक्टर्स की बात करें, एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेपर पल्प, ये सारे क्या हैं, ये सारे सेक्टर्स हैं। तो इसी से आपको अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब आपको पता करना है कि 8 कोर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें किसका कितना वेटेज है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देख, क्योंकि उससे कनेक्टेड PYQ भी आया हुआ है UPSC में, जिसमें सीमेंट के ऊपर सवाल था, फिर था कि हाँ पेट्रोकेमिकल से कनेक्टेड, रिफाइनरी कनेक्टेड कितना परसेंटेज शेयर करते हैं, वो सारी हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं, राइट। लेकिन वो एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, अभी मैं आर्टिकल के ऊपर रहता हूँ। ये सारे सेक्टर कवर किए गए। तो ये आर्टिकल डिस्कस यही कर रहा है कि जो भी एम्बिशन हमने रखा है पूरी इकोनॉमी में, हमें प्रॉपर इकोनॉमी लेवल पे लेना चाहिए। हमें केवल जो 8 इंडस्ट्री सेक्टर काउंट किया हमें ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि होलिस्टिक लेवल पे ओवरऑल सेक्टर्स को देखना चाहिए, तभी हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर हमने मान लो 8 पे फोकस किया, कोई और दूसरा सेक्टर है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे एमिशन हो रहा है, तो यहाँ से 10 जा रहा है, 10 यहाँ पे हो जा रहा है। तो ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश की गई है। अगर पैट स्कीम की बात करें, ठीक है, अब आपको पता करना है व्हाट इज़ पैट स्कीम। ठीक है, जिसमें आपका अगर देखोगे तो प्लान, एसेस और ट्रेड स्कीम, जिसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें किस तरीके से जो कार्बन एमिशन होता है उसको हम रोक सकते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो कुछ सेक्टर्स हैं उसमें एनर्जी का यूज़ कम तो हुआ है, कम इन द सेंस इम्प्रोवाइज हुआ है, लेकिन अभी भी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो अब इसी के कनेक्शन में जो दूसरी चीज़ आती है वो है कि जो हम अगर केवल पास्ट सेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो पास्ट सेक्टर में जो परफॉर्मेंस कर रखी है इन सेक्टर्स ने, अगर केवल उसको हम देखेंगे
तो हम कहीं ना कहीं होलिस्टिक पॉलिसीज़ नहीं बना पाएंगे। हमें ये भी देखना होगा कि ये इन फ्यूचर कितना एमिशन कर सकते हैं ये सारे सेक्टर्स, और उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज़ बनानी होगी। और केवल एक सेक्टर स्पेसिफिक फोकस नहीं करना होगा, हमें फोकस करना होगा कि ओवरऑल कितना एमिशन हो रहा है। क्योंकि इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने कहा है कि भाई साहब हम 3.44 एनुअल डिक्लाइन इन एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी एमिशन इंटेंसिटी जो होती है, इन शॉर्ट कहा जाए 3.44% एमिशन हम रिड्यूस करेंगे, ये हमने कहीं ना कहीं बात कही है। लेकिन जो करंट CCTS का टारगेट है वो उसके हिसाब से जो हमने टारगेट दे रखा है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो उसके अंडर हम लोग केवल 1.68% ही रिड्यूस कर पाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं 3.44 जो हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमने इंटरनेशनल फोरम्स में कहा है, कमिटमेंट दे रखी है इन शॉर्ट कि हम लोग इतना रिड्यूस करेंगे, लेकिन जो टारगेट दिए हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हमें फोकस कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। देखो अगेन ये आर्टिकल जो था इट इज़ ऑल अबाउट ओपिनियन, इसमें से की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। इन शॉर्ट वही मेन पैटर्न है, टारगेट दिया गया है, उस टारगेट पे क्या क्या डिफरेंट ओपिनियन है वो इस आर्टिकल में दे दी गए। ठीक है, इससे कनेक्टेड हम अपने मेंस के लिए क्या पिक कर सकते हैं और प्रीलिम्स में क्या है, अब मैं वो डिस्कस करता हूँ। पहले देखते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 में लॉन्च किया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज को मैनेज करता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम ब्यूरो ऑफ एनर्जी कौन मेंटेन करता है। वो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डाल देंगे या कुछ भी कर देंगे, तो कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो ये एक तरीके से मार्केट बेस्ड सिस्टम है जहाँ कंपनीज को अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट्स दिए जाते हैं कंपनीज को, भैया अगर आप ये हो, आपको इतना टारगेट्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, मान लो मैं एक कंपनी एक्स चला रहा हूँ, तो मुझसे कहा गया आपको 100 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। अगर हमने 100 टन से ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहा नहीं नहीं आपने 100 का है मैं 200 करता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा 100 है इट विल बी कॉल्ड कार्बन क्रेडिट, और इस कार्बन क्रेडिट को मैं बेच सकता हूँ। किसको? मान लो आप भी एक कंपनी हो, आपके पास भी टारगेट कहा गया भैया आपको जो है 100 एमिशन का रिडक्शन करना है, लेकिन 100 टन कार्बन एमिशन कम करना है, तो आपने 100 कम क्या करोगे भाई साहब, आपने 200 और ज़्यादा कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपके पास अब कमी है 200 की, तो आप बोलोगे भैया ऐसा है 100 दे दो यार, भाई नहीं हो दे दो। तो ऐसे क्या करोगे, आप मुझसे इंसिस्ट करोगे, मैं कहूँगा ऐसा है ठीक है आपको 100 चाहिए, इसके बदले आप पैसा दो। अगर अब देखो आपको प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपने अपना एमिशन टारगेट नहीं फुलफिल किया तो आपके ऊपर पीनल एक्शन लिए जाएंगे, गवर्नमेंट ने ऐसा मेंशन कर रखा है। तो आप बचना चाहते हो उन सारी चीज़ों से, तो आप मुझसे क्या करोगे, खरीद लोगे जो एक्स्ट्रा मैंने रिडक्शन कर रखा है। तो इससे क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है उन लोगों को जैसे मुझे, जो मैंने रिडक्शन कर रखा है, और आप पीनलाइज किए जाओगे अगर आप रिडक्शन नहीं कर पाओगे। तो एक मार्केट बन गई, बाय करो, परचेस करो, सेल करो, जिसने कम किया उससे परचेस कर लिया जाएगा, जिसने ज़्यादा किया है वो परचेस करेगा, और जिसने कम किया है वो सेल कर देगा अपने एमिशन को। ठीक है, ये होता है CCTS मार्केट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस की जा सके एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। केवल ये ऑब्जेक्टिव ना हो कि हम केवल बोलते हैं ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तुरंत आपके दिमाग में आ चाहिए कहाँ पे इसका डिस्कशन है, क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन के ऊपर बात की गई है। पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया, दोनों में प्रीलिम्स मेंस दोनों से कनेक्टेड सवाल आया है। कल क्योटो प्रोटोकॉल पे डिस्कस कर रहा था, वहाँ पे भी डिस्कशन मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, आप कल का देखिए, सिर्फ PDF डाउनलोड करिए, ज़रूरी नहीं है केवल वीडियो ही देखो। वीडियो मैं कभी ऐसे इंसिस्ट नहीं करता कि आप वीडियो ही देखो, लास्ट तक देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तभी कंटिन्यू करिए, ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं आपको कंप्लीट करना है, समझना है। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल दोनों से प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट में क्या बात है, उसमें कहते हैं 2015 में डिस्कशन जो आया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम करनी होगी। जो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो लेवल था उससे इतना कम होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में, राइट। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है किस चीज़ के, जो हमारे ग्रीन एमिशन बोलते हैं ना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है उसमें
ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना। और इंडिया के जो क्लाइमेट गोल है, बाय नेट जीरो, हमने टारगेट क्या रखा है, बाय 27 वी विल बी नेट जीरो कार्बन एमिटर, हमने ये कहा है। तो वो करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, इनको भी कहीं ना कहीं कवर किया जा सके। ये ना हो जैसे, अब जैसी ये चीज़ बोलूँ मैं तुरंत दिमाग में आना चाहिए, यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है, यूके में या और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे उन्होंने कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रखा है कि अगर हम यहाँ से अपना एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे वो लोग बोलेंगे आपने 100 टन का कार्बन एमिशन किया है तो अब आपको इतनी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, इतनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो वो लोग जो इंपोर्ट उनकी कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री कर रही है, तो वो लोग टैक्स लगा रहे हैं या इन शॉर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं ऑन द बेसिस बाय द नेम ऑफ कार्बन टैक्स, कि आपको कस्टम ना दो, आपने जितना कार्बन एमिशन किया इस प्रोडक्ट को बनाने में, आप उतने के मुकाबले में टैक्स दो। इसका हमने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है, राइट। तो ये सारी स्मॉल चीज़ें जो मैंने आपको समझाई। अब देखते हैं 23 में सवाल क्या आया था, कार्बन मार्केट। एग्जैक्टली सवाल देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आर्टिकल तो था इतना ही, इससे कनेक्टेड इन्होंने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन उसमें ये देखो अगेन पॉलिटिकल चीज़ों पे हम उतना डिस्कशन नहीं करते हैं। टारगेट ये होता है कि कैसे हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको मैं समझा सकूं। तो अब 23 में सवाल क्या था, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। आप खुद सोचो, क्या कार्बन मार्केट में जो परचेज सेल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज के से फाइट करने का एक बहुत ही बड़ा टूल की तरीके नहीं यूजफुल होगा वो? आंसर इस बिल्कुल होगा। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। क्या ऐसा है, थिंक ऑन योर, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेनेशन बताया, क्या उसमें कहीं भी ये चीज़ बोली कि मैं अपने रिसोर्सेज को गवर्नमेंट को, स्टेट मतलब क्या, गवर्नमेंट, क्या मैं अपने रिसोर्सेज गवर्नमेंट को दूंगा? कहीं भी मैंने कहा नहीं। तो ये तो सिर्फ मेरी और आपके बीच की डील है ना, मैं इतना एमिशन कर रहा हूँ, आप उतना एमिशन नहीं कर पा रहे हो, मैं अपना बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो और मुझे उतना पैसा मिल रहा है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ओके, तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ये तो पहले, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। जब मैं आपको अभी सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, वहां पे आपको समझ में कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कंपेयर टू दूसरे क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एक स्टेटमेंट अगर राइट पता है तो बाकी कर ही लोगे। कैसे, जैसे ये एक रॉन्ग है, तो अगर ये रॉन्ग है तो ये तो बाय डिफॉल्ट रॉन्ग ही हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये भी आपका फिर यस ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट या एक जो लाइन है वो पता होगी, आप बाकी चीजें खुद ब खुद कर लोगे। फिर कौन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? 2009 में सवाल आया था, क्या, क्योटो, मॉन्ट्रियल, इतना। तो अब आपका क्योटो प्रोटोकॉल, मैंने अभी कहा क्वेश्चन उठे हैं। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, जैसे मैं रियो डी जेनेरियो का नाम लूँ, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अभी ब्रिक्स की समिट हुई है रियो डी जेनेरियो में, राइट। उसमें बहुत ही ज़्यादा हीटेड क्या टॉपिक था, डी डॉलराइजेशन के ऊपर बात की गई थी। ओके, कौन सी समिट थी? 17th समिट थी। 16th कहाँ? रशिया कजान में हुई थी। इसमें कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स ऐड हुए हैं, उसके ऊपर 2025 में सवाल पूछा गया था। आपका क्वेश्चन ये है कि आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर पता करिए, कभी आर्टिकल्स आएंगे मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर है, राइट। मैं क्वेश्चन इसीलिए डालता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करता है जीएस पेपर 2 इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो करेंटली जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से क्राइसिस में चल रहा है, यूथ को कैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, कौन कौन सी स्किलिंग क्राइसिस प्रिवेल कर रही हैं। तो इंडिया में लैक्स ऑफ ग्रेजुएट ईयरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट कई लोग इसमें से मीनिंगफुल जॉब नहीं मिल पा रही इनको ड्यू टू लैक ऑफ स्किल। ईपीएफओ डेटा की बात की जाए तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना फॉर्मल जॉब एनरोलमेंट है यूथ के बीच का, वो कहीं ना कहीं बढ़ तो रहा है, बट कंसर्न आ रहा है कि वो उसमें जॉब क्वालिटी और सिक्योरिटी अच्छी नहीं, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है यूथ। और यूथ का एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में से 83% यूथ का रेशियो है उसमें, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयबल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल सेट नहीं है। अगर किसी ने बीटेक किया है तो मनरेगा में जाके काम तो नहीं कर सकता है ना, वो कहीं ना कहीं उसे एजुकेटेड कहा जाएगा। स्किल गैप की बात करें तो 75% से ज़्यादा यूथ जो है उनके पास बेसिक स्किल नहीं है। डिजिटल स्किल जो आज के समय इतनी डिमांड में है, ईमेल, स्प्रेडशीट, फाइल हैंडलिंग करना नहीं आता है। अगर फ्यूचर जॉब की बात करें, बाय 2030 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसमें से 92 मिलियन जॉब्स एग्जिस्टिंग, जो करेंटली अभी 92 मिलियन एग्जिस्टिंग जॉब है, वैनिश हो जाएंगी, राइट है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है
अर्जेंट नीड है रीस्किलिंग करने के लिए। ओके आप क्वेश्चन समझ रहे हो, 170 मिलियन नई जॉब क्रिएट तो होंगी, लेकिन इस 170 मिलियन में आप सोच रहे हो कि हमारा करंट भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो 92 मिलियन अभी हैं ये सब वैनिश हो जाएंगे। क्यों? अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपस्किल नहीं करेंगे। और वर्कफोर्स इश्यूज़ की बात करें तो 90% जॉब्स इंडिया में इनफॉर्मल है, और इससे कहीं ना कहीं जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उसमें डिक्लाइन आया है। ओके अब इसमें सोल्यूशन क्या क्या सजेस्टेड है? पहली बात तो एक इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। एकेडमिक मतलब अगर एक कॉलेज है तो कॉलेज का एक पार्टनरशिप होनी चाहिए उसकी जो इंडस्ट्रीज़ के साथ, कि इंडस्ट्रीज आके बोले भाई साहब कॉलेज को हमें ये स्किल चाहिए, आप इन स्किल्स को सिखाइए, फिर जब आप ये बच्चे को डिग्री मिल जाएगी तो हम इन्हें क्या करेंगे, हायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक होनी चाहिए पार्टनरशिप। सोल्यूशंस बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस आपसे अभी देखो जैसे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं इन डेटा को कि किस तरीके से यूथ में स्किलिंग की प्रॉब्लम चल रही है। जो इंस्टीट्यूशन आज के समय हर दूसरी गली नुक्कड़ में कॉलेज खुला हुआ है, तो उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि आप प्लेसमेंट को भी प्रायोरिटी दो। ये नहीं कि बस डिग्री थमा 4 साल बीटेक किया, ये लीजिए बधाई हो आप इंजीनियर बनते हैं, क्या इंजीनियर की 1% नॉलेज भी ना हो। सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। मतलब आई हैव सीन दिस थिंग, आई डिस्कस वन डेटा रिसेंटली। मैं अपनी कार को लेके सर्विस सेंटर पे गया टाटा की। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि जो सर्विस सेंटर पे इंसान था वो ऐसे मेरा डिस्कशन हुआ, उसने बताया वो बीटेक किया हुआ है। यू वोंट बिलीव, उसने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, बट स्टिल वो बंदा वहाँ पे कार सर्विसिंग में लगा हुआ है। आप सोचिए कितनी ज़्यादा ये एक, मतलब फॉर अ मोमेंट ऐसा नहीं मेरे लिए शॉकिंग था, ये तो इससे भी ज़्यादा सीवियर हो रही हैं चीज़ें। मैंने मतलब क्यूरियोसिटीज़ पूछा कि मतलब हाउ कम आप ऐसे कर रहे हो। कहीं ना कहीं ही सेड द सेम थिंग। जो प्लेसमेंट में जो आती हैं कंपनीज, उनकी क्राइटेरियाज बड़ी अलग रहती हैं, उनको जो टारगेट चाहिए, मतलब उस बंदे का था अगेन एक था कि नहीं पहले से प्लान रहता है, ये होता है वो होता है, बट पॉइंट इज कि ये चीज़ लैक कर रही थी। क्या इन लोगों ने ढंग से पढ़ाया, वो हाईलाइट कर रहा था क्या होता है कॉलेज में, सिर्फ ये फोकस करते हैं कि हाँ वाइवा हो रहा है, प्रोजेक्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, टीचर आता है जाता है, मतलब इट वॉज मोर और लाइक अ स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर होगा तो प्रॉब्लम तो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, है ना। और जो ग्लोबल यूथ हैं उनको, मतलब जो हमारी यूथ्स हैं उनको ग्लोबल जॉब मार्केट के रिगार्ड में ट्रेन किया जाना चाहिए। जैसे आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो एज हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसी मैं डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी बोला, उसी की तुरंत आपके दिमाग में जर्मनी का एग्जांपल। रिसेंटली का आर्टिकल मैंने समझाया था कनेक्टेड टू जर्मनी, जहाँ समझाया था जर्मनी में पॉपुलेशन एज हो रही है और वहाँ पे पर ईयर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी। और जर्मनी ने इसीलिए इंडिया को एक बहुत ही पोटेंशियल, बोलते हैं ना, पार्टनर कहा है कि इसके पास, इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो यहाँ की डिमांड, जो जॉब की डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। वेस्टर्न कंट्री एज हो रही है, जो बूढ़े लोग होंगे वो तो काम नहीं कर पाएंगे, तो यंग पॉपुलेशन की डिमांड होगी, तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या डिमांड करेंगे, तो इससे क्या होगा, माइग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। माइग्रेशन बढ़ेगा यूथ्स का, तो इससे एक और चीज़ होगी, डेमोग्राफिक लॉस होगा इंडिया को। दोनों साइड है ना, हमें अपॉर्चुनिटी यूथ को तो मिल जाएगी, लेकिन इंडिया का भी तो ना क्या होगा, ब्रेन ड्रेन होगा, टैलेंट लॉस होगा इंडिया के पास अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी भी इंश्योर की जा सके और उसकी स्किल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी किया जा सके और उसके काम का अप्रोप्रिएट प्राइस भी उसे मिल सके, जिससे वो रहे इंडिया में, अपने टैलेंट का यूटिलाइजेशन करे। और जब टैलेंट यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा तो मेक इन इंडिया, फिर इंडिजीनियस वेपन्स जितने भी बनाए जा रहे हैं उस सब में कहीं ना कहीं एक एज मिलेगा इंडिया को, राइट। और नेक्स्ट देखा जाए तो एक और डिस्कशन, जैसे आईएएस एक सर्विस है, वैसे इंडियन एजुकेशन सर्विस भी बनाई जानी चाहिए जो कि टॉप टैलेंट्स को अट्रैक्ट करेगी। ओके, फिर जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल होते हैं उनको बुलाया जाना चाहिए पढ़ाने के लिए, जिससे जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है उसमें कहीं ना कहीं एक जो गैप है वो हटाया जा सके। अगर हम बाहर फॉरेन की बात करें, सीख सकते हैं, स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, तो वहाँ पे खुद बड़े बड़े बिलियनर्स आते हैं क्लास लेने के लिए, बताते हैं कैसे क्लास, मतलब किस तरीके से स्टार्टअप्स बनने चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। पर इंडिया में क्या है, आईआईएम में अगर पढ़ भी रहा है मैनेजमेंट में तो एक प्रोफेसर होगा, उसकी सैलरी 1-1.5 लाख होगी और वो आपको लग रहा है यहाँ पे बिजनेस बताएगा 1000 करोड़ 2000 करोड़ का, नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक गैप है। तो इंडस्ट्री प्रोफेशनल जब आके पढ़ाएंगे तो वो गैप क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर है। इसमें डिस्कशन किया गया है, जो करंटली आपको 2-3 बार ये आर्टिकल आ ही चुका है। तो जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, अभी जो असेंबली इलेक्शन है वहाँ पे, उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही थी कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं क्या उनको वोटिंग के लिए इंक्लूड किया जाएगा, किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे। तो ये अगेन थोड़ा सा पॉलिटिकल है, इसमें हम ये समझते हैं होते क्या है ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सेक्शन 19 एंड 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 डिफाइन करता है। ये कहता है कि भाई साहब ऑर्डिनरी रेसिडेंट केवल वो नहीं है जिन्होंने घर एक जगह खरीद रखा है, बल्कि जो हैबिचुअली रह रहे हैं उस जगह पे और जिनका इंटेंशन है उस एरिया में रहने का, वही ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं रह रहा हूँ कश्मीर में, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो मैं कश्मीर में रह रहा हूँ, या चलो और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिल्ली ले लेते हैं, या दिल्ली छोड़ो सीधा बिहार ही ले लेते हैं, ठीक है। बिहार में मैं रह रहा हूँ, अब बिहार में रह रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि मैं अगले साल में सोच रहा हूँ मैं माइग्रेट कर जाऊँ दूसरी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, क्या मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाऊंगा? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टेड हो रही, क्योंकि अगर हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन पे जाओ जो एक्ट में डिफाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग तो फिर नहीं है। मेरा इंटेंशन, मैंने बिहार में घर खरीद रखा है और घर खरीद रखा है तो मुझे रहना भी तो वहीं पे चाहिए ना। अगर मैं वहाँ नहीं रह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी ना, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट में नहीं आ पाऊंगा मैं। लेकिन अगेन इसमें एक्सेप्शंस क्या, अनलेस एंड अनटिल आर्म फोर्सेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अब्रॉड नहीं है उनका एक्सेप्शंस हमेशा रहता है। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो वो इंसान जो उस जहाँ पे नहीं रह रहा है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ये सबसे बड़ा इश्यूज होता है माइग्रेंट लेबर के साथ। अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ माइग्रेंट लेबर जो हैं वो सीजनली मोबाइल होते हैं, मतलब इधर से उधर माइग्रेट करते रहते हैं। वो एक जहाँ टेम्प्रेरी साइट पे रहते हैं, फिर दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं, फिर अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं। मतलब मैं एक लेबर हूँ, मैंने काम किया आंध्र प्रदेश में, फिर मैं होम कॉन्स्टिट्यूंसी चला गया, फिर मुझे लगा चलो बैंगलोर में एक अपॉर्चुनिटी आई, मैं वहाँ पे काम करने चला गया, फिर मैं लौट आया। तो इससे कहीं ना कहीं अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इससे बहुत सारे नेम्स, मतलब मेरा नाम हटाया जा सकता है, क्योंकि मैं रह तो नहीं रहा हूँ ना, खाली 1-2 दिन आ रहा हूँ, चला जा रहा हूँ मैं क्योंकि लेबर हूँ। तो इसमें कोर्ट ने अपना व्यू भी दिया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब अगर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना है तो आपको परमानेंटली रहना पड़ेगा, आपका हैबिचुअल रेसिडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक माइग्रेंट लेबरर हूँ, मेरे पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है, मैं तो बस पैसा कमा रहा हूँ भैया, मुझे चाहिए पैसा अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो उसके डेफिनेशन हिसाब से मैं एक्सक्लूड कर दिया जाऊँगा। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या? पहला वे फॉरवर्ड तो ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, और मेरे जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अलाउ किया जाना चाहिए पर्टिकुलर लेवल पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब मुझे ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी में आके वोट डाल सकता हूं। मेरे आधार को लिंक करना चाहिए जिससे डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कोई ना करा सके मेरे जहां पे। अक्सर यही होता है, मैं जहां से गायब हूं वहां पे लिस्ट आई हुई है तो सोचते हैं अच्छा फला का नाम आशुतोष है, चलो एक काम करो आशुतोष नाम का दूसरा बंदा पकड़ लाओ, ऐसे करके वोटिंग डलवाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, होते तो सभी के पास है। तो एक इंक्लूसिव मैकेनिज्म आना चाहिए जिससे मेरे जैसे माइग्रेंट वोटर जो हैं उनको भी मौका मिल सके इस पूरी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल का, वोटिंग में, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड 23 में जो सवाल आया था वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट पूछेंगे, माइग्रेशन एक वर्ड कहा ना मैंने, तो माइग्रेशन से सवाल आया हुआ है। द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ एंड ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन। मैं जब आपको समझाऊंगा सीरीज में तो आपको बताऊंगा कहाँ पे गलत करते हैं। फर्स्ट एवर अडॉप्टेड ऑल द कंट्रीज, देखिए ये हमेशा, कल ही मैंने आपको जो सीरीज बताई तो समझाया था, ऑल, नन, ओनली, ये सारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमेशा ट्रैप की तरीके से आते हैं यूपीएससी में। ऑल कंट्रीज अडॉप्टेड, क्या आप खुद सोचो, अमेरिका अलग है, रशिया अलग है, चाइना अलग है, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, आपको लगता है सबके सब अडॉप्ट कर लेंगे? अपने आप गलत हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिटमेंट स्टेटेड इन GCM आर बाइंडिंग, मतलब आप बाइंड कर रहे हो ऑल के ऊपर, यूएन में तो सभी हैं, तो क्या अमेरिका के ऊपर बाइंडिंग होगा? अमेरिका तो खुद ही भगा रहा है जितने भी आए हैं ब्राज़ील से, मैक्सिकन जितने भी हैं, है ना, अमेरिका खुद ही रेफ्यूजीज़ को हटा रहा है। इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो वो भी रेफ्यूजीज़ के ऊपर काम कर रहा है। और अगर डिस्कस किया जाए जो इश्यूज चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो क्या सब कोई इसको वो कर देंगे, कमिटमेंट को, बाइंडिंग है, हमें फॉलो ही करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। द CCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। सोच के देखो, मतलब एड्रेस कर रहा है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब ये इंटरनल, मतलब इंडिया के अंदर ही जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उसको क्यों कवर करेगा? सोच के देखो,
ये तो ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ एंड ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन है ना। मतलब यहाँ इंडिया से जब दूसरी कोई कंट्री जा रहा है तो इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें हमें बाहरों की ज़रूरत है। हमारे पास तो खुद अपने लॉज हैं, हमारे पास राइट है, इंडिया के पास पार्लियामेंट के पास राइट है, वो लॉज बना सकते हैं, एक्ट बना सकते हैं। हमें ग्लोबली ज़रूरत क्यों है? जो ग्लोबल बड़े बड़े फोरम्स हैं वो इंडिया में काम करने के लिए नहीं बने हैं, इंडिया का कनेक्शन दूसरे के साथ कैसे बन सके उस लिए बने हुए हैं। तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट गलत, तो नन इसका हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं अगेन क्वेश्चंस के डिटेल में जाऊंगा जब मैं सीरीज में समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है कि हमें अपने डेजर्ट्स और ग्रासलैंड को दोबारा सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन है, जो डेजर्ट जिन्हें बोलते हैं ना, एक कब क्या कहते हो आप उसको, एक रेगिस्तान जिसे हम लोग कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं कहा जाता है ये पूरे बैरन वेस्टलैंड है, मतलब ये ऐसी ज़मीन है जो कि खराब है, बंजर भूमि है, ठीक है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे बीच में फैला हुआ है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि हम इनको ग्रीन करें, इन डेजर्ट्स को कैसे, ट्रीज प्लांट करके और इरिगेशन प्रॉपरली करके, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना रिच और रिजिलियंट इकोसिस्टम होता है जिसमें ये यूनिक स्पीशीज़ को और एंशिएंट कल्चर्स को कंजर्व करते हैं। और जैसी मैंने ये चीज़ कही तुरंत आपके दिमाग में चाहिए कौन कौन सी रेयर स्पीशीज़, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, राइट। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कौन से जगह पे पाए जाते हैं राजस्थान में, क्या वहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, क्या वो कोई टाइगर रिजर्व है, जो भी है ये आपको पता करना है। और पैस्टोरलिस्ट कमिटीज जो कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे, उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या है? डेजर्ट। अगर हमने इनको डेफिनेशन दे दी है तो वेस्टलैंड है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन पे हम सही से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आर्टिकल डिस्कस करता है कि हमें इस डेजर्ट का जो रिच रिजिलेंट इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक चीज़ और आती है कि जो ग्रीनिंग है, ग्रीनिंग डेजर्ट के इकोसिस्टम को बोलते हैं ना, आप ऐसे समझ के देखिए कि अगर एक डेजर्ट है, उस डेजर्ट को हमें अच्छे तरीके से उसको वेस्टलैंड की कैटेगरी से हटाना है। सबसे पहले हमें वहाँ की जो बोलते हैं ना, जो यहाँ पे स्पीशीज़ हैं और यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, हमें उन्हें अच्छे से कंजर्व करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे बाय द नेम ऑफ ग्रीनिंग, तो ये इन्वर्सली इम्पैक्ट भी कर देगा। क्योंकि हमने एक बोलते हैं ना, इंडिया में एक दिक्कत ये है, किसी को मोटिवेट कर दो, कहता है हाँ अब चलो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे डेजर्ट्स में। अब डेजर्ट में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वर्सली काम करेगा, ठीक है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि हमें वहाँ का नेटिव इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करो ही मत, बट डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? वहाँ के नेटिव इकोसिस्टम से कनेक्टेड हो। बहुत ही लो टेक का, नेचर बेस्ड सोल्यूशन का, वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ किया जाना चाहिए। ग्रीनिंग के नाम पे वहाँ का इकोसिस्टम हार्म नहीं करना, उनकी वहाँ का जो पेस्टोरल लाइवलीहुड है उसको हार्म करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बोलते हैं ना, जो पॉलिसी शिफ्ट, जो फोकस है हमारा एफॉरेस्टेशन से हट के, बल्कि इकोसिस्टम स्पेसिफिक कंजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे बैंगलोर में यही हो रहा है। आपको रिसेंट आर्टिकल बताया था, बैंगलोर में ग्रीनिंग के नाम पे उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे ट्रीज लगा दी जो कि नेटिव नहीं है, और नेटिव ना होने के कारण वो इतने ज़्यादा इन्वेसिव हो चुके हैं जिससे प्रॉब्लम हो रही है, और इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ की स्पीशीज बर्ड पॉपुलेशन पे, है ना। तो ये आर्टिकल पूरा डिस्कस करता है हमें जो इकोसिस्टम है डेजर्ट का, ग्रासलैंड का, हमें उसे रिकॉग्नाइज तो करना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे ये नहीं करना कि बस अब ग्रीन करना है तो उठा के ग्रीन किए पड़े हो, कोई भी स्पीशीज लगाओ, भले ही वो वहाँ उस एरिया को लेके अडेप्ट ना हो। हमें एक ऐसा करना चाहिए जिससे इकोसिस्टम स्पेसिफिक कंजर्वेशन हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मदद करेगी इस पूरे जो लॉस है, या फिर ये जो हम डेजर्ट्स और जो वहाँ पे हैबिटेट लॉस देख रहे हैं स्पीशीज़ का, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। इससे कनेक्टेड 2013 में इकोसिस्टम सवाल आया था विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। सही है। फूड चेन आर फाउंड विद इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, ऑब्वियसली नॉट, मतलब स्पीशीज के अंदर ही पाया जाएगा। मान लो ये एक ग्रास हॉपर है, ठीक है, ग्रास हॉपर को एक इंसेक्ट, या फिर ऐसे समझ लो, मान लो ये रैट है, रैट को स्नेक खा रहा है, तो क्या रैट के अंदर ही रैट को खा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, नहीं। तो ये स्पीशीज के अंदर ही नहीं होता ये, बल्कि इंटर स्पीशीज होता है। फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। ईच ऑर्गेनिज्म मतलब मान लो ये रैट है, इसमें 10 रैट हैं, तो क्या भी बताता है फूड चेन की 10 रैट किसके द्वारा खाए जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक कैटेगरी बनती है रैट, फिर एक कैटेगरी बनती है स्नेक, फिर एक कैटेगरी बनती है ईगल।
तो कनेक्ट किया जाता है कि जितने रैट हैं उनको स्नेक खाते हैं, स्नेक को ईगल खाते हैं। बट अगेन ये सिर्फ फूड चेन की बात कर रहे हैं, फूड वेब में तो ईगल रैट को भी खाएगा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट अगेन कमिंग ऑन टू द मेन पार्ट, तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज राइट। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।